11th फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 गति के नियम। अभी तक हम पढ़ चुके हैं विरामावस्था और गत्यावस्था किसे कहते हैं, जड़त्व का अर्थ क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे गति का प्रथम नियम। न्यूटन ने दिया था, इसीलिए न्यूटन के गति का नियम कहते हैं इसे। न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम दिया। न्यूटन ने गति संबंधी 3 नियम दिया। आज हम पढ़ेंगे पहला नियम। इस नियम अनुसार जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी और जो वस्तु गतिमान है वह उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो गति का जो पहला नियम है, इसमें पहला जो भाग है वो जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर रहेगी। यह विराम का जड़त्व से संबंधित है। और जो वस्तु गतिमान है वह उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहेगी। यह जो है गति का जड़त्व है। तो पहला जो नियम है इसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं। तो बहुत सरल है। जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर रहेगी, जो वस्तु गतिमान है वह उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक हम किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक कि वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन करने में असमर्थ रहता है। गति के प्रथम नियम से स्पष्ट है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गत्यावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। जब तक कि हम कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन करने में असमर्थ रहता है। किसी वस्तु द्वारा स्वतः ही अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थता को उसका जड़त्व कहते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर है स्थिर रहेगी, गतिशील है गतिशील रहेगी। अपनी अवस्था परिवर्तन करने में वस्तु यदि असमर्थ रहता है तो इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं। यही कारण है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं। एक बार आपको और बता दूं, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी, जो वस्तु गतिमान है वह उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब पढ़ेंगे दूसरा नियम, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। तो इसमें शब्द आया संवेग में परिवर्तन की दर। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम जितना बल लगाएंगे उसके हिसाब से वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हमको समझना जरूरी है कि ये संवेग क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले संवेग पढ़ेंगे। संवेग के बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम को अच्छे से समझेंगे। संवेग, अंग्रेजी में इसको मोमेंटम कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। P, संवेग को P से दर्शाते हैं, इक्वल टू द्रव्यमान को M से, वेग को V से। ऐसा पद्धति में मात्रक निकालेंगे, द्रव्यमान का किलोग्राम, वेग का मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसा पद्धति में
संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। विमी सूत्र m हो गया वेग का LT-1। विमी सूत्र mLT-1 सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला विमी सूत्र संवेग का रहता है। संवेग एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वेग की दिशा के अनुदिश होती है। किसी गतिमान वस्तु का संवेग निम्न दो बातों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर और वेग पर। किसी गतिमान वस्तु का संवेग निम्न दो बातों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर और वेग पर। यदि हमको दिया है, दो वस्तु दिया है और दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, एक वस्तु है और ये दो वस्तु, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग रहता है। इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान अलग अलग है। इसका द्रव्यमान मीन्स जैसे 50 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, तो द्रव्यमान अलग अलग है। और यदि वेग समान है, द्रव्यमान अलग अलग है और वेग समान है, तो अधिक द्रव्यमान की वस्तु को रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, कम द्रव्यमान की वस्तु को रोकने के लिए कम बल की आवश्यकता होगी। द्रव्यमान अलग अलग है, वेग समान है, इनका वजन द्रव्यमान अलग अलग है, वेग समान है और दोनों गतिशील है, तो अधिक द्रव्यमान की वस्तु को रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, कम द्रव्यमान की वस्तु को रोकने के लिए कम बल की आवश्यकता होगी। तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, संवेग जो है द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। दूसरी बात है, संवेग जो है वेग पर निर्भर करता है। यदि दो वस्तु जिनका द्रव्यमान समान है, जिनका द्रव्यमान समान है, वेग अलग अलग है, एक का वेग अधिक है, दूसरे का वेग कम है, एक का वेग अधिक है और दूसरे का वेग कम है, द्रव्यमान समान है, तो अधिक वेग वाली वस्तु को रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, कम वेग वाली वस्तु को रोकने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। तो हम अच्छे से समझ गए, संवेग जो है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। किसी वस्तु का संवेग निकालने के लिए हमें उनकी वेग की जरूरत है और द्रव्यमान की जरूरत है। तो यहाँ हम देखते हैं कि संवेग दो बातों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर और वेग पर। अब इससे संबंधित हम उदाहरण पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे संवेग से संबंधित तथ्य। पहला, यदि दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान हैं, तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। इसे ही हमें सिद्ध करना है। यदि दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान हैं, तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। संवेग हम जानते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। चलिए इसे हल करते हैं। मान लो भारी वस्तु का द्रव्यमान m1 तथा हल्की वस्तु का द्रव्यमान m2 है। दोनों समान वेग v से गतिमान है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे भारी वस्तु का संवेग। यहां लिखेंगे भारी वस्तु का संवेग को हमने P1 मान लिया। भारी वस्तु का द्रव्यमान और वेग, ये हम दे देते हैं इसको समीकरण नंबर 1। अब हम निकालेंगे हल्की वस्तु का संवेग। हल्की वस्तु का संवेग P2 बराबर हल्की वस्तु का द्रव्यमान और वेग, समीकरण 2। यहाँ पर हम निकाल चुके हैं भारी वस्तु का संवेग और हल्की वस्तु का संवेग। हमें सिद्ध करना है कि दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान है, वेग इनका समान है, तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है।
चलिए समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा m1v बटे m2v। भाग दे दिए। अब यहाँ पर वेग समान है तो ये काटेंगे इसको। जो अब समीकरण बचेगा वो इस प्रकार से बचेगा, P1 बटे P2 बराबर M1 बटे M2। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 3 से देखते हैं कि हमारा जो M1 ज्यादा रहेगा, भारी वस्तु का द्रव्यमान माने हैं M1 को, M2 को हल्की वस्तु का द्रव्यमान माने हैं। तो यहां लिखेंगे चूंकि M1 ग्रेटर देन M2, M1 का मान ज्यादा होता है, M2 का मान कम होता है। हम जानते हैं भारी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा ज्यादा रहता है, हल्की वस्तु का द्रव्यमान हमेशा कम रहता है। तो समीकरण 3 से यदि हम M1 को ग्रेटर मानेंगे तो P1 ग्रेटर होगा, इसलिए यहां लिखेंगे इसलिए P1 ज्यादा होगा P2। कहां से? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से P1 ज्यादा होगा, P2 कम होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, अतः समान वेग से गतिमान होने पर समान वेग से गतिमान होने पर, समान वेग से गतिमान होने पर भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। तो हमको सिद्ध करो दिया है, मान लो कि दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान है तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। हमको यहाँ से प्रश्न का उत्तर शुरू करना है। मान लो भारी वस्तु का द्रव्यमान मानेंगे, हल्की वस्तु का द्रव्यमान मानेंगे, दोनों वस्तु का वेग मानेंगे, दोनों वस्तु का वेग समान रहेगा। समीकरण 1 और 2 बनाएंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग देंगे। उसके बाद जो समीकरण 3 आएगा वहां से हम थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है। हमारा दिमाग ये लगाना है कि M1 ज्यादा होता है और M2 कम होता है। भारी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होता है, हल्की वस्तु का द्रव्यमान कम होता है। इसीलिए समीकरण 3 से भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, हल्की वस्तु का संवेग कम होगा। चलिए अब दूसरा संवेग से संबंधित तथ्य पढ़ेंगे। अब संवेग से संबंधित दूसरा तथ्य पढ़ेंगे। यदि दो वस्तुओं के संवेग समान है तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। इसके पहले हमने पढ़ा कि वेग समान है तो भारी वस्तु का संवेग अधिक होता है। अब पढ़ेंगे संवेग समान है तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। चलिए हल करते हैं। यहां लिखेंगे मान लो भारी वस्तु का द्रव्यमान M1, भारी वस्तु का द्रव्यमान M1 तथा वेग V1 है। तब इसका संवेग हमने मान लिया P1, तो संवेग हो जाएगा P1 बराबर M1 V1। इसी प्रकार से हम यहां मानेंगे हल्की
हल्की वस्तु का द्रव्यमान m2 तथा वेग v2 है, तो इसका संवेग हो जाएगा P2 बराबर m2v2। अब हम चूंकि मान चुके हैं कि दोनों वस्तुओं का संवेग समान है, यहां लिखेंगे किंतु प्रश्नानुसार P1 बराबर P2। यहां लिख देंगे प्रश्न अनुसार, क्योंकि हमने माना है दोनों का संवेग समान है, समान मान लिए। इसका वैल्यू यहां रख देंगे, इसका वैल्यू रख देंगे m1 v1, इसका वैल्यू रख देंगे m2 v2। अब इसको थोड़ा हल करते हैं। हम हल इस प्रकार करेंगे, m2 के इधर नीचे ले आए, तिर्यक गुणा करके m1 बटे m2 बराबर v2 बटे v1। तो ये है, हमको इसको देते हैं। चलिए हम इसको दे दिए समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, और चलिए इसको देते हैं समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से हम देखते हैं m1 ज्यादा होगा, m2 कम होगा, स्वाभाविक है, रहता ही है। तो हम देखेंगे चूंकि m1 का मान ज्यादा होता है, m2 का मान कम। भारी वस्तु का संवेग, भारी वस्तु का द्रव्यमान हल्की वस्तु के द्रव्यमान से अधिक होता है। भारी वस्तु का द्रव्यमान हल्की वस्तु के द्रव्यमान से अधिक होता है। तो यदि हम इस समीकरण में देखें, समीकरण 3 में m1 ज्यादा है, m2 कम है, तो v2 ज्यादा होगा, v1 कम होगा। तो v2 ज्यादा होगा, v1 कम होगा। कहां से? समीकरण 3 से। इसका मतलब ये हुआ हल्की वस्तु का वेग अधिक होता है, भारी वस्तु का वेग कम होता है। संवेग समान होने पर यहां लिखेंगे संवेग समान होने पर, संवेग समान होने पर हल्की वस्तु का वेग, संवेग समान होने पर हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। यही हमको सिद्ध करना था। दो वस्तुओं के संवेग समान है तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। प्रश्न दिया रहेगा कि दो वस्तुओं के संवेग समान है तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। हमको यहाँ शुरू करना है। मान लो भारी वस्तु का द्रव्यमान m1, हल्की और वेग v1, तो इसका संवेग, हल्की वस्तु का द्रव्यमान m2, उसका वेग v2, तो इसका संवेग। क्योंकि हम जानते हैं प्रश्न में लिखा है या दिया है कि दोनों का संवेग समान है, तो P1 इक्वल टू P2 क्या लिख देंगे हम बाजू में? प्रश्न के अनुसार। अब इसका वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रख के हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा, चूंकि भारी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है इसलिए हल्की वस्तु का वेग समीकरण 3 के अनुसार अधिक होगा और हमारा प्रश्न बन जाएगा। तो हमने बहुत अच्छी तरह से संवेग को समझा है। अब आगे पढ़ेंगे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम और उसकी गणितीय व्याख्या। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।